This is in continuity with the unit magnetic effect of electric current. Okay, we have discussed about so many laws, so many rules here in this chapter. This one is my lecture number 8. We have discussed 7 main topics of this chapter in my last 7 lectures. Okay, so let's start with today's topic, which is Ampere's circuital law. You know that why is the requirement of Ampere's law? This one is Ampere's circuital law. As I mentioned, the heading over the board. You know that in the electric field, we have to resemble the two type of field, like electric field E and the magnetic field B. We have been discussing the similarity and dissimilarity of electric field and magnetic field. तो अभी हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ही रूल्स की कंपैरिजन भी हम कर रहे हैं. Like here in the case of this electric field, we know about Coulomb's law. Okay, to find out the electric force as well as electric field. Same is the case in magnetic field. We have discovered Biot-Savart law. Okay, Biot-Savart law, which can calculate the value of magnetic field at any point. So again here the modified form is Gauss law, means to simplify the mathematical calculation to find out the electric field due to different structure, like the case of plane sheet. आपने plane sheet का केस पढ़ा था, सर्कुलर कंडक्टर पढ़ा था, स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा था, तो सर्कुलर लूप पढ़ा था, स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा था. इन सारे केसेस में आपने ये कूलॉम्स रूल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक रूल अप्लाई किया था. बट उसको सिंप्लीफाई, मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के लिए गॉस लॉ आया, और गॉस लॉ ने उस जो स्टेप्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के, उन स्टेप्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और हम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगे. ठीक है, यहाँ पर भी बायोसेवर्ट लॉ जब हम अप्लाई कर रहे थे, लाइक इन द केस ऑफ लास्ट वन फाइनाइट लेंथ वायर के केस में, तो आपने देखा था कि स्टेप्स कितने बड़े थे उसमें. तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो बायोसेवर्ट लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म नेम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ. Ampere's circuital law. ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू Gauss law in electric field, that Ampere's circuital law in magnetic field. These two laws are equivalent, and we can easily find out the magnetic field by using Ampere's circuital law. Okay, all these law are mathematically expressed law based on integration method. तो वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड के हैं, जिनको इंटीग्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, हालांकि अब वो भी इतना उन्होंने फॉर्मेट पढ़ लिया है फिजिक्स में, स्टार्टिंग यूनिट से लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तक, मैग्नेटोस्टैटिक्स तक, कि उनको अब ये पता है कि इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ करने हैं. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ भी सीखना है, उसका इंटीग्रेशन मेथड सीख लेना है, और आप इजीली उन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं. नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी ये सारे स्टेप्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, बस आपको उसको अप्लाई करना है फिजिक्स में. सो हियर लेट्स स्टार्ट विद दिस एम्पियर सर्किटल लॉ. तो सर्किटल लॉ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर बनता है, और वो सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक कंडक्टर बॉडी है. उसको अच्छे से समझो, थोड़ा आपको एकदम से रटना नहीं होता है कोई चीज़, आप उसको समझने की कोशिश करो. यहाँ पर ये एक कंडक्टर बॉडी है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं. आपको पता है कि कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, अब इनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो कर रही होती है, वो इसकी पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस के थ्रू फ्लो कर रही होती है. इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर कुछ होता है. ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, करंट डेंसिटी निकाल रहे थे तो उस समय आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर. तो करंट जो होती है वो जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सामने फ्रंट व्यू इस तरीके से आएगा, इसका पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा, साइड व्यू में इसका एरिया नहीं पता चलता है. तो ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और करंट इसकी सर्कमफ्रेंस, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की केवल यहाँ कॉर्नर्स, पेरीमीटर जो होती है ना, उसके थ्रू फ्लो कर रही होती है. इनसाइड द कंडक्टर करंट नहीं होती है. इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब घरों में जब सर्किट
जो करंट फ्लो कर रही होती है सर्किट में, आप उस वायर को, नेकेड वायर को नहीं टच करते हो। उस नेकेड वायर को क्यों नहीं टच करना होता है? क्योंकि जो जितनी भी करंट है वो सरफेस पर है, इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द वायर कोई करंट नहीं होती है वॉल्यूम में। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? आपको पता है कि कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो चार्जेस होंगे, वो चार्जेस करंट फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे चार्जेस सरफेस के थ्रू मूव करते हैं। सो द करंट इज फ्लोइंग इन दिस मैनर हियर, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई गॉट इट। अगर यहाँ पे हमने इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक सप्लाई लगाई होगी तो इस कंडक्टर के थ्रू करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब जब करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल दो मेथड मैंने आपको बताए थे, दो टाइप की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। वन इज व्हाट, जो थंब है दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्व्ड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस वन इज वन रूल, ठीक है। एंड द सेकेंड राइट हैंड थंब रूल, द सेम रूल but and the same quantities, both are the same, magnetic field and current, but in these two quantities there is a change in direction. This curved finger indicates the current direction and the thumb indicates the magnetic field. Both are the rule, okay. You have to apply on the basis of given situation. So here क्या होगा कि जब यहाँ पर करंट स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो कर रही है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर किस डायरेक्शन में करंट है, जहाँ पर मेरा थंब है, तो जो कर्व्ड फिंगर होंगी दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ले लोगे। जब यहाँ पर ये फील्ड लाइन होती है इस तरीके से स्ट्रेट वायर के अराउंड फील्ड लाइंस है, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस वन इज करंट आई। तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालोगे? ड्यू टू टेंजेंट। ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी और इस टेंजेंट के अक्रॉस ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो उसी तरीके से आप लेते हो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व शेप में होती है, बट उसकी जो फील्ड होती है वो स्ट्रेट होती है, दैट इज द अलोंग विद द टेंजेंट। अगर मैथमेटिकली हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ओवर द सर्कुलर कर्व, ओके। कोई भी कर्व स्ट्रक्चर हो वहाँ पर इस फॉर्म में आती है, टेंजेंट फॉर्म में। तो अब यहाँ पर अगर हम रूल अप्लाई करते हैं, इट्स सो हॉट सो ह्यूमिड, ये अगर हम रूल अप्लाई करते हैं तो देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, थंब के डायरेक्शन में, देन द कर्व्ड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट मीन्स दिस इज ओनली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय टेकिंग द टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन हो जाएंगी? ये सर्कुलर रूप में मैं दिखा रही हूँ, इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एमएफ लाइंस, दिस वन इज एमएफ लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे? इसी पॉइंट यहाँ पर जो मूव कर रहे हैं ये कर्व, इसी पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट का डायरेक्शन अलोंग विद द फील्ड लाइंस डायरेक्शन होगा। सो दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड बी। तो दैट मीन्स व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड इज कोरस्पॉन्डिंग टू द टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गॉट इट। इसी कॉन्सेप्ट को, ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को एम्पियर ने यूज किया था, एम्पियर ने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट लिया, यानी बी डॉट डी एल लिया, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। डीएल क्या होगा? दिस इज द स्मॉल एलिमेंट अक्रॉस दिस सर्कुलर लूप। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है विच इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर बॉडी। तो इस क्रॉस सेक्शन की कंडक्टर बॉडी के अंदर जो आपका सर्कुलर लूप का स्मॉल पोर्शन हम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल पोर्शन ले सकते हैं, वो स्मॉल पोर्शन किसको शो कर रहा है? डीएल एलिमेंट को, ठीक है। हमने पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए, जैसे ये बी पॉइंट हम यहाँ पे पॉइंट लिया था, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, उसी तरीके से वो पॉइंट इस एलिमेंट के अंदर आ जाएगा और वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल एलिमेंट। अब डॉट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डॉट है, ये डॉट ये इंडिकेट कर रहा है
कि ये स्केलर प्रोडक्ट है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में, ठीक है, नॉट करंट एलिमेंट, ओनली एलिमेंट। अभी हम करंट को नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट हमने लिया, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर लिया, दिस वन, ऊपर से देखो तो इस तरीके से, सामने से देखो तो ऐसे, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर लिया है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर B डॉट dl लिया है which shows that the resultant of these two value is a scalar quantity and that quantity is mu naught times of current passing through that cross sectional area। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल करंट मिलेगी उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से I करंट फ्लो कर रही है। म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम म्यू भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं अगर हम कंडक्टर बॉडी की कंडीशन ले रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू नॉट अभी हमने लिया है, ये एज्यूम किया है कि ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है ये स्पेस में बन रहा है, यानी ये एयर है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। सो दिस वन इज आई म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, दैट इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड corresponding to that loop multiplied by the element of the loop, got it। तो ये एक्सप्रेशन जो होता है ये एम्पियर सर्किटिंग लॉ कहलाता है। तो इसको हम अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ये लिखेंगे द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको हम लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, रिमेंबर दिस, टेंजेंशियल कंपोनेंट of magnetic field is, इसको और क्या कहते हैं, सेकेंड में मैंने क्या बताया, लाइन इंटीग्रल, मैथमेटिकल फॉर्म में इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट, दैट integral element, okay। So this one is the statement of Ampere circuital law। अब इसकी कंपैरिजन करके देखो, यहाँ जो गॉस लॉ था वो क्या था, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, यहाँ पे E डॉट ds, अगर हम क्लोज इंटीग्रल इसका ले रहे हैं, यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल था क्योंकि सरफेस एरिया है, सो दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी लॉ की कंपैरिजन हम यहाँ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ म्यू नॉट है, यहाँ पे सोर्स, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस बताया था, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 6, वो आप देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से डिफरेंस, सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी एक्सप्लेन की थी, उसको देखना। वहाँ पर सोर्स जो है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर वैल्यू। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, दैट इज करंट, ठीक है। तो करंट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स वहाँ पे वेक्टर एलिमेंट आता है, सोर्स इज अ मूवेबल क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई डी एल लेते हैं, दिस इज द करंट एलिमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो म्यू नॉट आई दिस वन एंड बी डॉट डी एल दिस वन, आप कंपेयर करो ई डॉट डी ए से, यहाँ पे क्या है बी डॉट डी एल। यहाँ पर भी ये लाइन इंटीग्रल जो ये क्लोज्ड है, यानी कि क्या है, ये जो लूप है ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर एंड हो रहा हो उस सिचुएशन में ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लूप ओपन है तो हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे। तो क्लोज्ड का मीनिंग होता है कि दिस इज अ लूप, मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट शुड बी कोइंसाइड विद ईच अदर। ये पूरा एक लूप बनना चाहिए, अगर ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, ये सारी लिमिटेशंस है। तो लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज, इसीलिए यहाँ पे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पे सर्किल बनने का मतलब है ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज वैल्यू, ठीक है। चार्ज एंड क्लोज्ड बाय दैट सरफेस आप कहते हैं, गॉस लॉ का स्टेटमेंट पूरा आपको अच्छे से पता होगा, तो उसी बेसिस पर यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ प्रोवाइड किया गया है। सो आई होप द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एम्पियर सर्किटल लॉ इज क्लियर। इसमें कहीं से भी अगर कोई कंफ्यूजन, एक एक टर्म की इंपॉर्टेंस है, वो सारे के सारे टर्म्स की इंपॉर्टेंस आप अच्छे से रिवाइज करो,
अच्छे से इसे देख लो। एप्लीकेशन से पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस वन इज एम्पियर सर्किट लॉ एंड वी विल अप्लाई दिस लॉ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। हम स्टेप वही कर रहे हैं, बायो-सेवर्ट लॉ की तरह मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ पर वो इजी हो जाएंगे स्टेप्स, वो आपको आइडेंटिफाई होगा जब मैं आपको सोलेनाइड और टोराइड का केस बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस एम्पियर सर्किट लॉ यूजिंग सोलेनाइड एंड टोराइड केस। ओके, सोलेनाइड किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है? दिस वन, हम क्या करते हैं कि एक कोर लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग कोर, उसके ऊपर वायर्स को रैप कर देते हैं और उसको हम बैटरी या किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो करेगी दिस वन, और यहाँ पर करंट मूव कर रही होगी, ये करंट मूव कर रही है एंड हियर अगेन टू द नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज की। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर एक आयरन कोर भी हम रखते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर आप ये घर पे भी बना सकते हो सोलेनाइड। एक आपको क्या करना है कि वुडन कार्ड लेना है और उसको रोल कर देना है, उसके ऊपर वायर रैप कर दो, क्लोज बाय वायर रैप करने हैं, एयर टाइप मतलब एयर गैप नहीं होना चाहिए उसके बीच में, और उसके बाद आप उसको किसी भी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दो, वो सोलेनाइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्या करना होता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अभी तक आपको बायो-सेवर्ट लॉ में बताया था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का एक लॉ है, एक रूल है, जिसको मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। दैट इज दिस वन स्ट्रक्चर। मैंने एन को ऐसे बनाया है, एस को ऐसे बनाया है। अब होता क्या है, एस इज अ, इसको मैंने एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो एम का जो सर्किल है वो देखो किस तरीके से उसमें डायरेक्शन होगा, ये इस तरीके का डायरेक्शन है। तो अगर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उस साइड की पोलैरिटी नॉर्थ पोलैरिटी है। अगर करंट यहाँ पे एस का देखो तो एस यहाँ पर एंड हो रहा है, इधर स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स करंट जो होगी लूप में अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज करंट है, तो क्या होगा कि उस समय वहाँ की पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी होगी। तो वन टाइम एक पोलैरिटी नॉर्थ है, एक पोलैरिटी साउथ है। इसको आप सर्कुलर लूप के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने वहाँ आपको बताया था कि सर्कुलर लूप इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और उसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। तो सर्कुलर लूप जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उस मैग्नेट की पोलैरिटी होगी, सिंगल पोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नॉर्थ और साउथ दोनों पोलैरिटी होती है। आप चाहे मैग्नेट को कितने भी पीसेस में कट कर लो, लेकिन वो हर एक पीस में एक नॉर्थ पोलैरिटी एक साउथ पोलैरिटी होगी। सो दिस सोलेनाइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे देखो करंट जो फ्लो कर रही है, ये कैसा डायरेक्शन आ रहा है, इस वाले लूप में देखो, ये फर्स्ट लूप है, ये पूरा का पूरा ये फर्स्ट लूप है। तो फर्स्ट लूप में करंट का डायरेक्शन आ रहा है क्लॉकवाइज, दिस वन आपके सामने से देखना है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स होता है साउथ पोलैरिटी। सो दिस फर्स्ट पोलैरिटी इज द साउथ पोलैरिटी। तो यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, ठीक है, सोलेनाइड की लेफ्ट साइड में। और ऑब्वियसली अगर एक ये साउथ पोल है तो आपको बिना जज किए हुए नेक्स्ट पोल जो है वो नॉर्थ पोल रख देना है। तो ये सोलेनाइड एक मैग्नेट की तरह से, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, तो ये एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव कर रही है। और उस मैग्नेट में जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड लगाया उस साइड में साउथ पोलैरिटी आ रही है, जिस साइड में आपने नेगेटिव टर्मिनल लगाया उस साइड में नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है, ठीक है। तो दिस वन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनाइड, गॉट इट। अब मैथमेटिकली इस सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस सोलेनाइड को बेसिकली हम लेते हैं लॉन्ग सोलेनाइड। अगर हमें यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना होता है तो हम लेते हैं लॉन्ग सोलेनाइड। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि लॉन्ग सोलेनाइड ही प्रेफरेबल है। तो जो सोलेनाइड है वो लॉन्ग होनी चाहिए, इसका मतलब रैपिंग जितनी ज़्यादा आप करोगे, जितना लेंथ सोलेनाइड की होगी, वो सोलेनाइड उतना अच्छा मैग्नेट होगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम प्रूफ भी करेंगे मैथमेटिकली, गॉट इट। उसके बाद इस सोलेनाइड को अगर हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म की फिगर बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर किया है। एंड द सिचुएशन इज व्हाट, पॉइंट P जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इज इन बिटवीन द सोलेनाइड। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एम्पियर्स ने ये लॉ फाइंड आउट किया सो दैट कि
ये जो कॉम्प्लिकेशन अभी आएगा बायोसेवर्ट में जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी वो कॉम्प्लिकेशन ईजी हो जाए और हम ईजिली लास्ट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाए। तो अब ये अभी बायोसेवर्ट लॉ में यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो पॉइंट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द सोलेनोइड। अब ये सोलेनोइड कैसे बनी हुई है, दिस वन इज ई एंड दिस वन इज एफ एंड, ठीक है। तो ई और एफ एंड यहाँ पे दिए हुए हैं। आप ये देखो, ये ऊपर वाला पोर्शन है सोलेनोइड का और ये जो नीचे आएगा ये पोर्शन नीचे की साइड में, और पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है, इन दोनों पोर्शन के बीच में। ये दोनों पोर्शन जो सोलेनोइड थी यहाँ पर कहीं पॉइंट है इस पर, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि इनसाइड है सोलेनोइड के, तो उस सिचुएशन में निकालने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया कि इस सोलेनोइड के ऊपर करंट क्योंकि फ्लो कर रही है, जो डॉट दिखाया है ये डॉट इस तरीके से कि अगर सोलेनोइड ऐसे उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है इस तरीके से, तो हर एक टर्न्स के बीच में गैप ये कितने का आ रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऊपर से देखने पे ये पॉइंट्स दिखाई देंगे और उन हर एक में एक एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है। तो यहाँ पर जो एक एक डॉट है ये एक एक लूप को शो कर रहा है। ये मैंने बहुत फार डिस्टेंस पे बनाया है ताकि हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाएँ, अदरवाइज ये बहुत क्लोज बाई होते हैं लूप, इनके बीच में एयर गैप नहीं होता है। सो अब क्या करेंगे कि इनके बीच में जब हमने गैप रखा है तो 2 कोरस्पॉन्डिंग लूप के बीच में हमने वैल्यूज़ ली हैं। ये 2 कोरस्पॉन्डिंग लूप थे, इनके बीच में वैल्यूज़ ली पी पॉइंट पर। यहाँ से P से लेकर B तक की डिस्टेंस R है। ऑब्वियसली P से लेकर C तक की डिस्टेंस ग्रेटर देन R होगी, लेकिन हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। सो दिस वैल्यू यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट इट बी n कोई और पॉइंट तो नहीं है, तो n यहाँ पर हमने ले लिया। सो Pn इज इक्वल टू Pb, फर्स्ट केस Pn इज इक्वल टू Pb दैट इज इक्वल टू R, ये दोनों इक्वल है। लेकिन Pb और PC ये दोनों इक्वल नहीं है, PC इज ग्रेटर देन PB, क्योंकि जो C पॉइंट है ये पॉइंट से ज़्यादा फार डिस्टेंस पर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि ये जो R लाइन है, ये लाइन इस करंट एलिमेंट से, जो DL एलिमेंट है, इससे थीटा एंगल बना रही है क्योंकि हमें यहाँ बायोसेवर्ट लॉ अप्लाई करना है। उसके बाद ये स्मॉल एंगल हमने लिया d थीटा। अच्छा, ये पैरेलल लाइंस है EF और ये जो डॉटेड लाइन बनाई ये पैरेलल लाइंस है। इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस वन इज अ लाइन, सो द एंगल इज ऑल्टरनेटिंग एंगल हियर, इट वुड बी थीटा। तो इस थीटा को निकालने के लिए हमने क्या किया है कि लेट द पॉइंट इज सिचुएटेड, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज एट a डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस ऑफ द सोलेनोइड। ऊपर वाली सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये जो डिस्टेंस हमने ली है a है। a का मीनिंग क्या हो गया कि सर्कुलर लूप का रेडियस आ रहा है, पॉइंट जो है एग्जैक्टली मिडिल पे, तो ये सर्कुलर लूप के कहाँ पर आ जाएगा, रेडियस में। सो a हियर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, क्लियर है। अभी हम यहाँ सर्कुलर लूप का फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। a इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप और ये p पॉइंट जिस C पॉइंट पे सर्कुलर लूप होगा उससे x डिस्टेंस पर है हॉरिजॉन्टली। सो ये x डिस्टेंस और ये a डिस्टेंस, इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस वैल्यू a एंड x, ओके। r हो गया आपका। अब अल्फा और बीटा हमने क्यों लिए हैं, यहाँ पे देखो ये एंगल अल्फा है, कौन सा एंगल है E, ये जो f है f p और लेट इट बी c, सो DC, ठीक है, लेट इट बी c। सो FPC एंगल FPC दैट इज इक्वल टू अल्फा। ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ड्रॉ करके इनके सारे एंगल्स लिख लो। एंड एंगल EPC एंगल EPC दैट इज इक्वल टू बीटा। तो ये हमने अल्फा और बीटा इसलिए लिए हैं क्योंकि अल्फा एंगल P पॉइंट से जब हम लेंगे तो अल्फा एंगल सोलेनोइड की एक एंड तक जाएगा, ठीक है, एक एंड को शो कर रहा है, और जो बीटा एंगल है वो सोलेनोइड की P पॉइंट से दूसरे एंड को शो कर रहा है। तो हमें क्योंकि पूरी सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रही है इस सर्कुलर लूप में, ऐसे ये सोलेनोइड है इसके सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है, तो जब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है तो हमें उस पूरे सोलेनोइड के बेसिस पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, निकालनी है। सो दिस वन इज द सिचुएशन, ये पूरे एंगल्स हमने यहाँ पर ले लिए। अब हम लगाएंगे सर्कुलर लूप का फॉर्मूला जो बायोसेवर्ट से निकला था। तो वो फॉर्मूला क्या था, अगर हम स्मॉल वैल्यू के लिए ले रहे हैं तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट n इज द नंबर ऑफ लूप्स, I
ए स्क्वायर, ए इज द रेडियस ऑफ लूप, हर एक लूप की रेडियस सेम होगी सोलेनोइड में, ओवर 2 दिस आर क्यूब। ये फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ओवर 2 आर क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ पर मैं आपको बता दी, आर इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये था। तभी आपका आया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 3/2। तो वहाँ पर हमने ये जो डेटा दिए यहाँ पर देखो तो x उसी फॉर्म में डेटा है, यहाँ पर पॉइंट P है और हम जो सर्कुलर लूप ले रहे हैं ये इस पोजीशन पे ले रहे हैं, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। इस पोजीशन पे जो सर्कुलर लूप ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस यहाँ P पॉइंट से x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिस वन, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, आर स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप ये ट्रायंगल देखो तो पी सी और यहाँ पर ओ पॉइंट बना दे तो पी सी ओ में जो आर स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। यही आप सर्कुलर लूप की कंडीशन लगा रहे थे। यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, सर्कुलर लूप के बेसिस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वो आपने निकाली थी बायो-सेवर्ट लॉ से। सो ये सिचुएशन यहाँ पर सेम है। एन एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, एन इज द नंबर ऑफ लूप, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लूप नहीं है, ऐसे बहुत सारे लूप हैं सोलेनोइड में, तो यहाँ पर एन इज द नंबर ऑफ लूप। गॉट इट। अब ये dB जो हमने रखा है उसमें हम n को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ओवर 2 आर क्यूब है, वेयर आर इज दिस वन। अब dB की वैल्यू म्यू नॉट, n को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ से कहाँ तक के लेंगे, ये जो P पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने BC पोजीशन ली है, इनके बीच में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, B और C के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब बाद में हम अल्फा और बीटा एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से डिफाइन किया जाता है। स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर सोलेनोइड की लेंथ पूरी की पूरी L है तो इससे स्मॉल पोर्शन की लेंथ हमने ली हुई है DL। तो DL पोर्शन में इज कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। तो इसी को अगर हमें मॉडिफाइड फॉर्म में रखना हो, इस कैपिटल N को, नंबर ऑफ टर्न्स को, तो उसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, N इंटू L। ये पूरी सोलेनोइड के लिए है, तो DL लेंथ की कोरस्पॉन्डेंस में कितनी हो जाएगी, N इंटू DL। अगर पूरी सोलेनोइड में N इंटू L आ रही है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, तो इस BC पोर्शन के लिए कितनी हो जाएगी, N इंटू DL। सो दैट इज द केस। यहाँ पर N की जगह पर हम N इंटू DL रख देंगे। So mu naught over 2 n into dl I a square divided by r cube. Okay, got it? अब यहाँ पर dl को जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं। dl है क्या, इस पूरे ट्रायंगल में देखो BNC, हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल BNC। अगर हम BNC ट्रायंगल ले रहे हैं तो dl is the hypotenuse, BN is perpendicular and this one is theta। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी दिस BN डिवाइडेड बाई DL, ये आ जाएगी। तो यहाँ पर DL की वैल्यू निकालनी है, DL कितना हो जाएगा, हियर DL इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा साइन थीटा, नीचे आएगा 1 ओवर साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, तो यहाँ आ जाएगा BN कॉसेक थीटा, ठीक है। BN कॉसेक थीटा, 1 ओवर साइन थीटा आया था, उसको हमने कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो BN है, अगर आप इस ट्रायंगल में देखो BPN ट्रायंगल में वी आर टेकिंग BPN, अलग अलग ट्रायंगल ले रहे हैं, तो BPN ट्रायंगल में देखोगे तो दिस वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आर्क एंड बिकॉज बोथ आर आर दैट मीन्स ये रेडियस हैं, तो ये आर्क हो जाएगा और एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस। तो ये d थीटा एंगल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क यानी BN ओवर रेडियस इज r। तो BN की वैल्यू कितनी आ गई, r d थीटा। तो यहाँ पे हम DL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r d थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये टर्म आ गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसमें हमने यूज कर लिया ये टर्म। ये नोट करते जाओ टर्म, क्योंकि इसको समझने में आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। सो दिस n एज सच नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, DL के प्लेस पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं r d थीटा कॉसेक थीटा। इसको मैं रब कर देती हूँ, ये टर्म एडिशनल था, कॉसेक थीटा इंटू I, ये पूरा DL का टर्म हो गया। फिर उसके बाद क्या था साथ में I
और ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके, इतना टर्म हमने अभी रख दिया। अब उसके बाद देखो तो ये जो dv है और सिंप्लीफाई कर देते हैं, म्यू नॉट आई एन ओवर 2 आर क्यूब, यहाँ पर ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर रख दिया। मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। ये डिवाइड जो किया है उसको मैं बताऊंगी अभी क्यों किया। तो ये जो r था वो इससे कैंसिल भी हो जाएगा, तो आर स्क्वायर ही केवल बचेगा। ऊपर एक r है, नीचे आर क्यूब है, आर स्क्वायर बच रहा है और ये हो गया कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब ये ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर को यहाँ पे चेक करो, ये ए स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा। ये टर्म आ गया। ठीक है, ऊपर वाला रब कर दें। हमने शुरू किया सर्कुलर लूप की कंडीशन से, ठीक है, और उसमें हमने वैल्यूज पुट करते गए। अब यहाँ पर देखो तो dB दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसेक थीटा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉसेक कैंसिल कर दिया, यहाँ पर एक साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका म्यू नॉट एन आई। रिमेंबर दिस स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, सो डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये टर्म आ गया। ठीक है, अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुका है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, एक्सट्रीमिटीज तक जाना है, अल्फा से लेकर बीटा तक, तो सारे के सारे लूप कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, हमने इंटीग्रेट किया dB which is equal to the net magnetic field at point P inside the solenoid, that should be equal to mu naught n I over 2 integration sin theta d theta। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम एंगल इज अल्फा, मैक्सिमम एंगल इज बीटा, सो अल्फा टू बीटा। सो म्यू नॉट एन आई ओवर 2। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, साइन थीटा दिस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा विद माइनस साइन भी आता है, आई थिंक माइनस साइन आता है साइन में, यस माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई ओवर 2, दिस वन इज कॉस बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा विद माइनस साइन। यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो माइनस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख दो, तो म्यू नॉट एन आई ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये टर्म आ गया। इसको वैसे आप ऐसे भी इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जानते हैं कि माइनस को रिमूव करने के लिए आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो डायरेक्टली भी यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, दिस इज वन इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। अब इसमें हम केसेस ले लेते हैं। केसेस क्या लेते हैं, केस 1 ये लेते हैं कि ये जो पॉइंट है अगर हम इस एंगल को अल्फा एंगल को 0 कर दें, ये 0 कब होगा, जब ये सोलेनोइड लंबी होती जाएगी। जितनी लंबी होगी सोलेनोइड, हम केस 1 ले रहे हैं लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। ठीक है, अगर हम लॉन्ग सोलेनोइड के लिए लेते हैं तो ये जितना दूर होता जाएगा एफ पॉइंट, देखो एफ पॉइंट अगर यहाँ पहुँच जाए, इस पॉइंट पे पहुँच जाए, एफ डैश ले लेते हैं, एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। पहले अल्फा इतना था, अब अल्फा कितना रहेगा, इतना हो गया। तो जितनी लॉन्ग सोलेनोइड होगी जो अल्फा एंगल है वो 0 की तरफ टेंड करेगा। तो 0 की तरफ टेंड करने का मतलब है कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कॉस 0 रखें, यानी अल्फा इज 0। अगर ये इधर भी सोलेनोइड बढ़ती जा रही है तो बीटा कितना होगा, पीछे की साइड भी बढ़ेगी तभी लॉन्ग बनेगी, तो बीटा भी इंक्रीज होता जाएगा। ये बढ़ रही है, इसका मतलब अब ये अगर हम ई डैश पॉइंट इधर ले लें तो ये एंगल बीटा एंगल बढ़ गया, तो बीटा एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, पाई तक। तो बीटा इज इक्वल टू पाई, रिमेंबर दिस। ठीक है,
ये किसके लिए है? लॉन्ग सोलेनोइड के लिए है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो तो क्या आएगा रिजल्ट? म्यू नॉट Ni/2 कॉस अल्फा कॉस 0 रखा, कॉस 0 इज 1, कॉस बीटा आपने रखा पाई, कॉस पाई इज -1, तो माइनस ऑफ -1 इज +1, माइनस ऑफ -1 इज +1, 1 + 1 2, तो आंसर कितना आ रहा है? म्यू नॉट Ni. So this one is the magnetic field at any point inside the solenoid due to in the condition when the solenoid is long. Okay, n is the number of turns per unit length. Remember this, small n is capital N divided by L, where L is the length of solenoid. So this one is the formula for long solenoid. ये एक केस हो गया, इस फॉर्मूले को नोट कर लो आप लोग, स्टेप्स को आई होप नोट कर लिया होगा आपने। दूसरा केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। इफ द P पॉइंट इज सिचुएटेड एट एनी एंड, ये P पॉइंट यहाँ पर सिचुएटेड है एक एंड पे, तो अगर ये एक एंड पे सिचुएटेड है तो बीटा कितना हो गया? ये बीटा यहाँ से यहाँ तक बन रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन के बीच में एंगल, तो ये 90 डिग्री हो जा रहा है। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू हो गई केस 2 में 90, यानी π/2। ये कौन सा केस है? व्हेन P पॉइंट इज एट एनी एंड, किसी एंड पर अगर जाता है, ठीक है, एंड यानी एक्सट्रीमिटीज पर जा रहा है सोलेनोइड की किसी एक एक्सट्रीमिटीज पे, यानी ये P पॉइंट कहाँ पर आ गया है? इस एंड पर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा? तो बीटा की वैल्यू तो हो गई 90, ये श्योर है। अल्फा देखो तो कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अल्फा की अगर इधर की साइड लेंदी है, जितना ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ, अल्फा की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, यानी अल्फा की हम वैल्यू ले सकते हैं 0। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 हियर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो तो b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाई 2, कॉस अल्फा इज कॉस 0 इज 1, माइनस ऑफ कॉस 90 इज 0, तो 1 आ जाएगा। 1 - 0 इज 0, सॉरी 1 - 0 इज 1। सो दिस वन इज द रिजल्ट, b इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाई 2। मतलब समझ में आ रहा है डिफरेंस? देखो, अगर कोई पॉइंट सोलेनोइड के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni है, एक्सट्रीमिटीज पे पहुंच जाने पर हाफ हो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज द हाफ ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि सोलेनोइड के एंड में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है एज कंपेयर टू मिडिल ऑफ द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड। दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस। सो दिस इज द first method, which is Biot-Savart method, to utilize to find out the magnetic field at point P. Okay? चलो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, आई नो। उसके बाद अब हम अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ इन द सेम सिचुएशन। वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ फिगर। ठीक है, अब हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला टू मेक इट सिंप्लीफाइड। इस सोलेनोइड को हमने इसी तरीके से बनाया, ये EF पोर्शन था, ये E है, ये F है पोर्शन, ठीक है। अब सोलेनोइड में हमने क्या किया कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पर सिचुएटेड है P पॉइंट, और P पॉइंट हमने लिया जो है उसमें हमें एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई करते थे एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, हाइपोथेटिकल सरफेस, उसी तरीके से हम यहाँ पर एम्पियर्स लूप बनाएंगे। और वो एम्पियर्स लूप इस तरीके से होगा, इसको भी डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये है एम्पियर्स लूप। इसका नेमिंग कर दो तो ABCD ये नेमिंग है। और इस लूप के अंदर ये जो डॉट शो हो रहे हैं ये सारे के सारे शो कर रहे हैं सर्कुलर लूप को। जो यहाँ पर सर्कुलर लूप है इस पॉइंट पर डॉट शो हो रहे हैं, यानी ऊपर से देखने पर आपको केवल लूप का डॉट दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर लिया गया है एम्पियर्स लूप का, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि जब भी आप एम्पियर्स लॉ लगाने चलो तो उस समय एम्पियर्स लूप लो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एम्पियर्स लूप ले लिया है, ओके। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया, टेक द एम्पियर्स लूप। ओके, गॉट इट, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप अप्लाई करोगे बायो-सेवर्ट लॉ इन द क्लोज लूप। तो हमने यहाँ पर बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना शुरू किया। क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ पर अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं,
तो हमें यहाँ रखना होगा NI। एक लूप पे करंट I है तो N लूप पे करंट कितनी होगी, NI। अब ये क्लोज का मीनिंग क्या होता है, जो एम्पियर्स लूप हमने बनाया है, ये क्लोज लूप बनाया है, तो हम यहाँ पर रखेंगे एम्पियर्स लूप के सारे केसेस A to B, B डॉट DL, वेक्टर साइन लगा दो, प्लस B to C, B डॉट DL, प्लस C to D, B डॉट DL, प्लस D to A, B डॉट DL। ये क्लोज लूप था, तो A से B, B से C, C से D, D से A, पूरे लूप में क्लोज इंटीग्रल का मतलब पूरे लूप में हमें लेना है B डॉट DL विच इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, A टू B, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, A टू B, A टू B में ये जो AB सरफेस है ये इस सोलेनाइड की जो EF लेवल था इससे ऊपर है। ठीक है, अगर ये इससे ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ तो है इस पोर्शन में, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। हम कौन सा केस ले लें, फॉर लॉन्ग सोलेनाइड केस। ठीक है, हम लॉन्ग सोलेनाइड के लिए निकाल रहे हैं। लॉन्ग सोलेनाइड के लिए AB पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, अब उसके पीछे मैं रीजन बताती हूँ। सोलेनाइड ये जैसे मैं मैग्नेट ले रही हूँ, मैग्नेट जितना छोटा हो, सोलेनाइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट जितना छोटा हो, फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलती हैं और अंदर की साइड में साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, ये आपको पता ही है। इसको जब हम लेंदी करते जाते हैं इस मैग्नेट को, यानी सोलेनाइड को भी हम लेंदी कर रहे हैं तो मैग्नेट को भी, इसका मतलब लेंदी हो रहा है, तो ये स्ट्रेच होकर के जा रही होती है। ये जो फील्ड लाइंस थी पहले तो ज़्यादा ऊपर पोर्शन कवर अप कर पा रही थी, क्योंकि ये एक क्लोज्ड कर्व बनाती है सर्कुलर फॉर्म में। तो क्या हो रहा है कि जितना छोटा है उतना सर्किल ज़्यादा बन जा रहा है। यहाँ पर जितना लेंदी होता जाएगा मैग्नेट, ये स्ट्रेच करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये फिर साउथ पोल में आएंगी, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये स्ट्रेच होती जा रही है। स्ट्रेच होने का मतलब है कि जब हम जो एम्पियर्स लूप है, ज़्यादा हम ऐसी सिचुएशन लेंगे कि ये लूप का जो आपका AB पोर्शन है वो ज़्यादा ऊपर है, पॉइंट ज़्यादा सिचुएटेड है ऊपर की साइड में, सोलेनाइड की कंपैरिजन में लॉन्गर डिस्टेंस पर है, तो उस केस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस AB पोर्शन को क्रॉस आउट नहीं कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस AB पोर्शन के अक्रॉस 0 है। यहाँ पर एम्पियर्स लूप फॉर्मूले में अगर A से B की सिचुएशन ले रहे हैं तो B की वैल्यू उस केस में 0 हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं हो रही है AB से। सो दैट इज वाई दिस B इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्लियर है। जितना स्ट्रेच होता जाएगा लॉन्ग सोलेनाइड का केस लेके, तो यहाँ पर ऊपर के पोर्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस भी स्ट्रेच होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नहीं मिलना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का 0 होना। ठीक है, सो दिस वन इज वन सिचुएशन, यानी A से B तक के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। ओके, अब आते हैं B से C के पोर्शन में। तो BC इज द लेंथ, यहाँ पर जो ये DL लेंथ है इसी BC के अक्रॉस ली जा रही है। ठीक है, ये B से C तक इंटीग्रेट हो जाएगा। अब BC के अक्रॉस देखने पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास ऑन हो रही है इससे इस तरीके से, इन साइड में इस तरीके से जा रही है और यहाँ पर ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पास ऑन होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस पोर्शन पर इस डायरेक्शन में आएगी। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड पास ऑन हुई इधर से नॉर्थ से और यहाँ पर इस तरीके से अंदर जा रही है, अंदर फील्ड लाइंस जाती है मैग्नेट के अंदर, तो इधर से स्टार्ट होकर के अंदर ऐसे जा रही है। जब अंदर ऐसे जा रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये जो DL एलिमेंट था इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, DL एलिमेंट दिस वन और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, अच्छा B डॉट DL को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ। A डॉट B की वैल्यू तो 0 हो गई। अब क्लोज इंटीग्रल में B डॉट DL को हम लिखेंगे B DL cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड DL। वो थीटा कितना है BC पोर्शन के लिए, अगर देखो तो ये दिस वन इज 90। ठीक है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये सेकेंड पोर्शन भी ओवरऑल में 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 दिस टर्म। ठीक है,
उसी तरीके से अब हम आते हैं CD पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही थी और अंदर की साइड आ रही है, इसका मतलब इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और जो आपने CD पोर्शन लिया है वो भी इसी लाइन में लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड और CD पोर्शन यानी उसका अगर हम स्मॉल एलिमेंट DL लेते हैं तो DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0। ठीक है, C और D पोर्शन, C to D यानी इस डायरेक्शन में आप DL ले जा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में इनसाइड द सोलेनोइड, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0। यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो प्लस ऑफ C to D B DL cos 0 लिखेंगे। ठीक है, प्लस ऑफ, अब आ जाते हैं D to A में। तो D to A इज दिस वन इक्विवेलेंट टू B to C। D to A में लेंथ ऑफ द एलिमेंट D से लेकर के A तक का ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रही है परपेंडिकुलर टू DL एलिमेंट। सो दैट मीन्स व्हाट कि D to A के लिए भी B DL cos 90 हो जाएगा जैसा कि B to C में था। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया था क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी इन द केस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। बाकी टर्म में दो केसेस में 90 आ रहा है, एक केस में 0 आ रहा है, तो टोटल वैल्यू 90 वाले टर्म्स ओवरऑल 0 होते जाएंगे। बचेगा केवल C to D B DL cos 0 means 1 and plus 0. This is overall equal to राइट हैंड साइड टर्म क्या था? म्यू नॉट n into I। तो अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालोगे तो याद में C to D B DL। C to D जो है वो इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड ले सकते हैं, यानी लेंथ ऑफ सोलेनोइड अगर L है तो हम इसे लिख सकते हैं B DL और DL को हमें अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा L। C से D तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? इक्वल टू L विच इज इक्वल टू द सोलेनोइड लेंथ। सो म्यू नॉट NI। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B हियर? This is mu naught n divided by L into I, which is equal to mu naught small n into I. Small n into I. Small n is what? Number of turns per unit length. ये फॉर्मूला आ गया। अब ये बता दो आपका ये स्टेप एक है जो एम्पियर से हमने अप्लाई किया है। केवल हमें एंगल देखना है मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में। जहाँ 90 बन रहा है वहाँ पे तो टर्म 0 हो जा रहा है और जहाँ पे 0 बन रहा है cos 0 वहाँ पर टर्म की वैल्यू आ रही है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इंडिकेट्स यहाँ पर cos थीटा आना है, तो cos थीटा में cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट। सो दिस वन इज द केस ऑफ सोलेनोइड एंड next time in my next video I will come up with toroid case which is very simple. We will apply only this ampere circuited loop condition. So thank you for today. We will meet again in my next lecture.